हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर कवर किया था। इस वीडियो में बच्चे हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कवर करेंगे। थैंक यू। अब बच्चे, नेक्स्ट हमारा आता है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, डाइटेटिक्स में और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग इलनेस। अगर कोई बीमार है तो उसकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। रिकमेंडेड लेवल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वो जो टेबल की मैं बात कर रही थी, रिकमेंडेड डाइटरी इंडेक्स है ना, जो हमारी सरकार ने ICMR के थ्रू लॉन्च करी है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इलनेस, किस बीमारी में कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी ये एक डाइटिशियन को पता होना चाहिए। अगर मान लो किसी के अंदर आयरन की कमी है तो वो कैसे पता लगेगा कि उसको एनीमिया है, समझे? तो रिलेशन पता होना चाहिए। या अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। ठीक है, फूड मॉडिफिकेशन टाइप्स, उसको पता होना चाहिए खाने को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से खाने को अपने पेशेंट की पसंद का या उसकी बीमारी के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। कल्चरल एंड रीजनल रेसिपीज़, हर कल्चर के हर रीजन की रेसिपीज़ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई क्या डालते हैं वो खाने में, ताकि उन्हें ये पता लग जाए एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ खाने में सही खा रहे हैं और क्या चीज़ गलत खा रहे हैं। रीजनल लैंग्वेजेस, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस जगह की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, सिंपल सी एक बात बता रही हूँ, अगर मान लो मुझे आपसे कोई बात करनी है, आपसे कोई आपकी पर्सनल बात शेयर करनी है, तो आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होगे बोलने में? जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है ना। अगर मान लो आप हरियाणवी हो तो आपको हरियाणवी में बोलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को समझा पाओगे। अगर आपसे मैं कहूँगी इंग्लिश में बोलो या प्रॉपर सिंपल हिंदी में बोलो तो हो सकता है आप उतने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाओ। ठीक है, नॉलेज ऑफ क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया टू नो न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ पेशेंट। अब बेटा वो जो रिपोर्ट्स होती हैं जो आप कराते हो, लिवर प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, आयरन टेस्ट, तो वो जो रिपोर्ट होती हैं आप अंदाज़न तो बता सकते हो, बट क्या अच्छे से पढ़ सकते हो? नहीं। एक एक चीज़ का मतलब तो मैं भी नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ाई नहीं करी है। बट एक जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से उन रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। प्रिपेयरिंग डाइट चार्ट्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिजीज़ लेवल एंड टाइप, डाइट चार्ट बनाने आने चाहिए कि भाई ये वाली बीमारी है, इतनी सीवियर है, तो उसको क्या क्या खाना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, सब कुछ। गाइडिंग पेशेंट्स टू टेक हेल्दी मील्स एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। ठीक है, अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद भी उनको बोलना है कि उन्हें अच्छा खाना खाना है और उसका एक रिकॉर्ड रखना है कुछ टाइम तक, ताकि वो बीमारी रिपीट ना हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले ही बताया था, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, अच्छे से अपनी बातों को समझाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ है जो एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिक्स में होनी चाहिए, डाइटिशियन में होनी चाहिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स रिलीजियस बिलीव्स एंड हेल्पिंग टू ओवरकम फूड मिथ्स थ्रू वर्बल सेशंस। वर्बल सेशंस मतलब बातचीत द्वारा, लिख के नहीं देना है, मेल नहीं करना है, फ़ोन पे नहीं बताना है, आमने सामने बैठकर समझाना है। क्योंकि जो हम आमने सामने आँख में आँख मिला के जो बातें करते हैं बेटा, वो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग होती हैं। ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, पोषण के बारे में, फूड साइंस, फूड साइंस क्या होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, आपके हर एक बॉडी पार्ट के बारे में नॉलेज। ठीक है ना, हार्ट, लंग्स, सब कुछ। और डाइटिक्स। ठीक है, फूड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो भी लॉज बने हैं वो पता होने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ही नहीं पता होगा कैसे बनाना है तो आप पेशेंट को क्या बताओगे? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपको रोटियां बनानी है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन के, बट आपको पता होना चाहिए। फिर फूड स्टोरेज, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को कैसे स्टोर करना है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, फूड सर्विंग आना चाहिए, क्योंकि बेटा जैसे छोटे बच्चे के लिए उन्होंने बताया ना, हर एज ग्रुप के लिए प्लान करना है। तो अगर आप एक छोटे से बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, मान लो
किसी छोटे से टॉडलर के लिए प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब वो खाना सुंदर दिखेगा, कुछ अट्रैक्टिव सा दिखेगा, तभी तो वो खाएगा। ठीक है, सैंडविच ही खिलाना है उसको, उसकी आँख बना दो, नाक बना दो, स्माइल बना दो, तो उसको अच्छा लगेगा, वो खा लेगा। ऐसे ही रख दोगे तो वो उसे नहीं खाएगा। फिर अमाउंट ऑफ फूड टू बी कुक, कितना बनाना है, कई बार ये भी ज़रूरी। अगला है बच्चे हमारा फूड सेफ्टी, फूड लॉज, कुकिंग, फूड स्टोरेज। तो बेटा आप जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है उसको पता होना चाहिए फूड सेफ्टी के बारे में, क्या क्या लॉज हैं फूड को रिलेटेड, उनके बारे में। कुकिंग, खाना बनाना आना चाहिए। अब ये नहीं कह रही कि मैं खाना ही बनाना है, बट उन्हें पता होना चाहिए खाना कैसे बनता है। स्टोरेज, किस तरह से खाने को स्टोर करें कि वो ख़राब ना हो। सर्विंग, अगर एक छोटे से बच्चे के लिए मान लो आप डाइट प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब वो खाना सुंदर दिखेगा वो तभी खाएगा, है ना। ऐसे ही फीका सा कुछ भी रख दोगे तो बच्चा नहीं खाएगा। अमाउंट ऑफ फूड टू बी कुकड एंड बजटिंग, कितना खाना पकाना है ताकि खाना वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ बेटा, एक चीज़ होती है कि अगर आप खाना बहुत बल्क में बनाते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फैल जाते हैं सारे में। आप खाओगे थोड़ा सा, बनाओगे इतना सारा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप खाएं उतना ही बनाएं। और बजटिंग, ठीक है, अपना बजट मेंटेन करके रखना भी आना चाहिए। इसकी नॉलेज भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को होनी चाहिए कि वो लोगों को बता सके, मान लो किसी गरीब इंसान के साथ वो डील कर रहा है, कि किस तरह से कम बजट में वो बेहतर न्यूट्रिशन पा सकता है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड काउंसलिंग। साइकोलॉजी क्या होता है बेटा, किसी की सोच के बारे में जानना। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, बेसिकली जो आपकी सोच में बदलाव ला सकते हैं, तो ये वाली नॉलेज भी होनी चाहिए। सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में जानना। और काउंसलिंग, काउंसिल करना आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके प्रति काउंसिल करना एक न्यूट्रिशनिस्ट को आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब कुछ मान लो हादसा हो गया, कोई महामारी हो गई, ठीक है, जैसे सबसे बड़ी महामारी जो अब चल रही है वो क्या है, कोरोना, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे लोगों को क्या करना है, इस चीज़ की नॉलेज उनको होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, पोषण संबंधी विकार, ठीक है, अगर कोई मान लो उनको किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है या किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को। पैटर्न ऑफ डिजीजेस, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर मान लो अभी ये प्रॉब्लम हुई है तो आगे जाके ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे अगर इंसान मोटा होता जा रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर सही टाइम पर उन्होंने अपने वेट को कंट्रोल नहीं करा तो उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर कीपिंग अ काउंट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, अपने पेशेंट्स का एक काउंट रखना। फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैब असेसमेंट्स, नॉलेज ऑफ वेरियस मेडिसिन, सप्लीमेंट्स एंड फूड आइटम्स, ठीक है ना। अलग अलग दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए उनको। अगर मान लो पेशेंट कहता है कि भाई मैं ये दवाई खा रही हूँ, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस दवाई में एग्जैक्टली होता क्या है। सप्लीमेंट्स, ठीक है, और फूड आइटम्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग अ करियर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। अब बच्चे, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट सिर्फ इंटरेस्टिंग होने से करियर तो नहीं बन जाएगा, पता तो होना चाहिए ना करना क्या है। तो टू अडॉप्ट अ करियर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स वन मस्ट शुड हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट इन साइंस विद बायोलॉजी, ठीक है। साइंस में करना चाहिए, ज़रूरी है आपका, ठीक है, और सब्जेक्ट बायोलॉजी होना ज़रूरी है। बट अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। इसके दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं वो है लेडी अर्बन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे जाके आप फूड साइंस अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना, बैचलर्स लेवल पे, फिर आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। वन नीड टू डू बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ 3 years. After that they could either do a PG diploma or have a master's degree in the same, ठीक है। If one is interested in research work then they could opt for PhD in food and nutrition. फिर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में PhD भी कर सकते हो। इसके अलावा बेटा इस इमेज में बहुत अच्छा दे रखा है, मोस्ट कॉमन जॉब्स जो हैं वो होती हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एजुकेटर। और ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है, जो आपकी बड़े बड़े MNCs या बड़े बड़े जेम्स वगैरह में होते हैं ना, उनको उनका सोचो प्रोडक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है उन्हें, ठीक है। वो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं। शेफ़ बन सकते हैं आप, ठीक है, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है, फिजिशियन बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, फूड साइंटिस्ट, ठीक है। इन सब में से आप कुछ भी बन सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क एरिया, ठीक है। अब थोड़े से और मैं आपको स्कोप के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हो न्यूट्रिशन में, ठीक है। डाइट काउंसलर बन सकते हो, आप लोगों को काउंसिल कर सकते हो कि उन्हें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। टीचिंग, आप एक टीचर बन सकते हो। साइंटिस्ट बन सकते हो, अगर आपको रिसर्च वर्क में बहुत इंटरेस्ट है, आपको कोई नई चीज़ डेवलप करनी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल काउंसलर बन सकते हो, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति ध्यान रखने के लिए काउंसिल कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में एज अ डाइटिशियन वर्क कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ क्लब्स, जिम्स में काम कर सकते हो। फिर कैन ऑल्सो राइट अ बुक, यू कैन ऑलवेज बी अ बुक राइटर। अगर आपको लगता है कि आपको इतनी नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप उस पर एक किताब भी लिख सकते हैं। तो बच्चे, ये आपका सेकंड चैप्टर था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ बेटा इस स्लाइड को गो थ्रू करने के बाद, इस पीपीटी के बाद, इस क्लास के बाद एक बार अपनी बुक को भी रीड कर लीजिए। आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू, टेक केयर।